सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीईएसबी एपटेक साइंस की क्लास नंबर 1। जैसा कि हमने अभी इंग्लिश की क्लास चालू की थी, टॉपिक वाइज हम इंग्लिश को कवर कर रहे थे, जहां पर हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। तो वन शॉट मैराथन में हम क्या करते हैं कि एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज हम भौतिक विज्ञान का टॉपिक नंबर 1 जो है मात्रक और मापन, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी बेस बताई जाएंगी। जो आपके एमपीईएसबी का जितना भी एग्जाम है, चाहे वो आपका एमपी एसआई हो, एमपी डिप्टी जेलर हो, एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो, उन सभी एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही ये टॉपिक आपका खत्म होगा, कोशिश करेंगे कि अगले दिन हम इस टॉपिक के कम से कम 50 एमसीक्यू भी करवा दें, जो आपके एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा, साथ साथ में जो एपटेक ने प्रश्न पूछे हैं विभिन्न एग्जाम्स में वो भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। और ये आपका सपोर्ट ही डिपेंड करेगा कि ये हम कितने टॉपिक करवा पाते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे व्यूज आएंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा। तो हम ये सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इनको आपके एग्जाम से पहले पहले हम कवर करवा देंगे विथ एमसीक्यू। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले आइए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान मात्रक, मापन एवं गति। बेसिकली ये जो आपका पहला चैप्टर है, इसमें केवल और केवल हम मात्रक और मापन को ही पढ़ेंगे। लेकिन देखो, मात्रक और मापन हर टॉपिक में पूछा जाता है ना, तो आपके कुछ विभिन्न टॉपिक जो है वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज हो जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक? जैसे कि मापन तो कराएंगे ही, गति भी आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, बल भी रिवाइज हो जाएगा, और ऊर्जा वाला जो टॉपिक है ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना कि सर परेशान हो रहे हैं कि सर ने तो ये 3-4 टॉपिक एक ही वीडियो में निपटा दिए। नहीं भैया, इन सारे टॉपिक्स को हम अलग से भी कराएंगे। अभी केवल सभी टॉपिक्स के मापक एवं मात्रक को हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। भाई कोई चीज़ चल रही है तो कितनी स्पीड से चल रही है और उस स्पीड को हम कैसे नापेंगे, तो ये सब हमको पता होना चाहिए ना। तो ये सब कैसे पता चलेगा, इसी वाले टॉपिक से हम यहाँ पर पता करेंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी वाला पूरा उठा करके चलेंगे, जिससे कि चीज़ें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, कोई भी एग्जाम आप दें। ठीक है, आज आवाज़ वगैरह एकदम बढ़िया आ रही ना भैया? कंडेंसर माइक अपन ने मंगा लिया है, ठीक है ना, तो आज आवाज़ वाली आपको कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले मूल मात्रक कितने होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। तो मूल मात्रक हमारे 7 होते हैं। कितने? 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। सबसे पहले लेंथ। किसी भी चीज़ की अगर हमें लंबाई नापनी है तो कैसे नापेंगे? हम उसको पटरी से नापते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। पटरी से नापते हैं तो हम उस चीज़ को मीटर में नापते हैं, ठीक है ना। तो पटरी से ध्यान रखना, अगर नापना है हमको, भाई पटरी में सेंटीमीटर रहता है, लेकिन उसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब भाई कोई 2 किलोमीटर की चीज़ है ना, या फिर 10 मीटर की चीज़ है, तो पटरी से थोड़ी नापोगे। तो ध्यान रखना, जो लेंथ का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। उसके बाद हम किसी मास यानी कि द्रव्यमान को मापते हैं किसी को, कि भाई ये कितना किलोग्राम का है, कितना वजन है इसमें, तो उसको हम किस में नापते हैं? उसको हम किलोग्राम में नापते हैं, ध्यान रखना। नंबर 3 पर आ जाता है टाइम, जिसे हम कहते हैं समय। तो समय को हम किस में मापते हैं? तो समय का जो मूल मात्रक यानी कि जो बेस यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो ध्यान रखना, समय की बेस यूनिट सेकंड होती है। उसके बाद जो करंट घूम रहा होता है, किसी भी तार में जो करंट बह रहा होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मापते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से मापते हैं। तो इसकी मूल यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं। टेम्परेचर, तापमान को हम कैसे नापेंगे? तो तापमान नापने की जो मूल यूनिट होती है, मूल इकाई होती है, बेस इकाई होती है, वो केल्विन होती है। ये भी ध्यान रखना। आप कहोगे सर सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड भी आपको आगे बताएंगे सेंटीग्रेड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 मिनट, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। चलो, टेम्परेचर तक हम पहुंच गए थे। इसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे मापते हैं? मोल में मापते हैं। फिर होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। इसको हम किससे मापते हैं? इसको हम कैंडेला में मापते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता को किस में मापा जाता है? कैंडेला में मापा जाता है।
इसका आपको चिन्ह भी याद रखना, सीडी। सीडी मतलब कैंडेला, क्योंकि कई बार सीडी लिख के आ जाता है ऑप्शन में। अब कैंडेला तो अपन को पता रहता है, सीडी नहीं पता रहता तो भूल जाते हैं, तो ये भी समस्या हो सकती है ना। तो ध्यान रखना, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं। चलिए, अब एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, वो है आपका बल। बल एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। इसका क्या इकाई होती है वो देख लीजिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे इसकी सूत्र पूछें तो किलोग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और किस में मापते हैं इसको, तो इसको हम न्यूटन में मापते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब लर्निंग ट्रिक देख लीजिए कैसे याद रखना है। तो देखो, 7 एसआई यूनिट है, बेस इकाई है, ये सारी की सारी एसआई यूनिट है ना। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो देखो एल एम टी टी सी ए एल, ठीक है, एल एम टी टी कॉल, ऐसे याद रखना, एल एम टी टी कॉल, एल एम टी टी कॉल। देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट, लाइट। तो एल एम टी टी कॉल, एल एम टी टी कॉल। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, तो देखो 3 तो ये दिए रहेंगे, चौथा बल दिया रहेगा। तो जो बल है वो व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक नहीं है। इस तरह से पूछ सकते हैं, या आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा मूल मात्रक है, या जोड़ों में करके पूछ लेंगे। तो आपको अगर ये ध्यान रहेगा, एल एम टी टी कॉल, एल एम टी टी कॉल, यानी कि आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, और अमाउंट हो गया, और लाइट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो व्युत्पन्न मात्रक यानी कि बेस यूनिट होती हैं। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए, अब की पॉइंट एनसीईआरटी देख लेते हैं। 2 पूरक राशियां, समतल कोण जिसे हम रेडियन में मापते हैं, और घन कोण जिसे हम स्टेरेडियन में मापते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये पूरक राशियां हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। एक तो हो गया रेडियन और दूसरा हो गया स्टेरेडियन। ठीक है, अगला देखिए, एसआई प्रणाली वैश्विक मानकीकरण के लिए उपयोग में लाई जाती है। जो एसआई यूनिट है ना, ये पूरे विश्व में कहीं पर भी चले जाइए, उसको मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, इसमें ही मापेंगे। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप रसिया चले जाओ, चाहे आप ईरान में युद्ध हो रहा है वहां चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओगे, आपको ये चीजें ऐसी की ऐसी ही दिखाई देंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर जगह आपको यही इकाई देखने को मिलेगी, इसलिए इसे एसआई यूनिट्स कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, अभी आपने देखा एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। जो रैंक 2 हैं, नामदेव जी, अभी लास्ट में उनका स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। रचना नामदेव जी, रचना नामदेव जी अपने अपने कैटेगरी में सेकंड रैंक लेकर के आई हैं। ओवरऑल कैटेगरी टॉपर में देखेंगे तो 8th नंबर है उनका। उन्होंने भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी। अभी स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप की चैट भी दिखा देंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, डिप्टी जेलर, वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, चाहे वो आपका हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, एमपी जीके हो, जीके जीएस हो, सबके कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ ही साथ में जो मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं, वो मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इसी सुपर सिलेक्शन नोट्स में। मात्र कितने रुपए में, मात्र 189 में आपको ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा शुक्ला सर के जो स्पेशल सुपर रिवीजन नोट्स हैं, वो भी आपको इसी के अंदर प्रोवाइड कराए जाएंगे मात्र 189 रुपए में। अब ये रिवीजन नोट्स क्या होते हैं, ये होते हैं एग्जाम का अंतिम रामबाण, यानी कि एग्जाम के 15 दिन पहले, बीच बीच में भी हम देते रहते हैं, 15 दिन पहले आपको सारे सुपर रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, जो एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करना है, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी सेंड कर दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो जो लोग नोट्स लेते हैं केवल व्हाट्सएप में, उनको ही जोड़ा जाता है। और पिछली बार एमपी पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप से 95% ऐसे लोग थे जिनका जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर हुआ था। ठीक है, अभी आपको ग्रुप भी, इसका भी स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका एकदम अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर ईएसबी एपटेक के जो पैटर्न है उसी के आधार पर दिया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिससे कि आपकी और बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। इससे पहले जो इंग्लिश की तीनों वीडियो हमने बनाई थी, उन तीनों वीडियो की पीडीएफ अभी हमने ग्रुप में तुरंत अभी डाली है। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है वो जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो,
अब हम यहाँ पर देखते हैं स्केल ऑफ यूनिवर्स, इसको मापने की कुछ स्केल होती है, तो कैसे मापते हैं ये आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई 10 की घात -6 इनमें से क्या है, माइक्रो है, नैनो है, पीको है, फर्मो है, क्या है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये माइनस वाली इस साइड दी गई है, प्लस वाली इस साइड दी गई है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनने जाता है। अब चलो देख लो, ये है आपका माइक्रो यानी कि नैनो स्केल, जो माइनस में होती है उसको हम माइक्रो या नैनो स्केल कहते हैं, जो प्लस में होगी उसे हम मैक्रो या फिर गीगा स्केल कहेंगे। ठीक है, देखो जैसे 10 की घात अगर -6 है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको माइक्रो कहा जाता है, याद रखना है। 10 की घात अगर -9 है, ध्यान रखना, 10 की घात अगर -9 है तो हम इसको क्या कहेंगे, नैनो कहेंगे। ठीक है, 10 की घात -12 है तो हम इसको क्या कहेंगे, पीको कहेंगे। और 10 की घात -15 है, इसको हम फर्मी या फिर फेम्टो कहते हैं। यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इतने गिने चुने, इतने ही आपको याद रखने हैं। वैसे तो आप याद करोगे तो भैया 1 से लेकर के 100 तक याद करते रह जाओगे, है ना। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही अपने दिमाग में सेट करना है, क्योंकि 5-5 सब्जेक्ट हैं। अगर आप ज्ञानी बनने चलोगे यानी कि एकदम पीएचडी करने चलोगे तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो थोड़ी सी जुकाम वुकाम है तो इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना, है ना। चलो अब देखो किलो, 10 की घात अगर 3 लिखा हुआ है तो हम उसको किलो कहेंगे। ठीक है, 10 की घात अगर 6 लिखा हुआ है लेकिन प्लस में, ध्यान रखना अब यहाँ से प्लस चालू हो गया है, इस साइड माइनस इस साइड प्लस, क्योंकि इस साइड माइक्रो यूनिट है इस साइड मैक्रो यूनिट है। ठीक है, तो 10 की घात +3 है, इसको हम किलो कहेंगे। 10 की घात अगर 6 है प्लस का तो उसे हम मेगा कहेंगे। 10 की घात 9 प्लस का है तो उसे हम गीगा कहेंगे। 10 की घात 12 प्लस का है तो उसे हम टेरा कहेंगे। 10 की घात 15 प्लस का है तो हम उसे पेटा कहेंगे। और 10 की घात 18 प्लस का है तो हम उसे हेक्सा कहेंगे या फिर एक्सा कहेंगे। ये आपको याद रखना है, इतनी और इतनी, यही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप चलो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूरी के कुछ व्यावहारिक मात्रक होते हैं, ये डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई एक खगोलीय मात्रक में कितने मीटर दूरी होती है। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये व्यावहारिक मात्रक एज इट इज ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक यानी कि एक एयू बराबर 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर होता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना भाई। डायरेक्ट पूछ लेंगे तो इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं, तो जब आप नोट्स लेंगे तो इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए मेरे भाई इस पे। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखना 9.46 10 की घात 15 मीटर। ये क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष, मतलब कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। पहली बात ये आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं कंफ्यूज हो रहा है प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश जब सीधे मतलब कि एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और उसका मान कितना होता है 9.46 10 की घात 15 मीटर। अगला एक पारसेक, ये पारसेक क्या होता है, तो एक पारसेक क्या है, ये भी दूरी मापने की इकाई है। 3.26 लाइट ईयर, यानी कि इसमें आप 3.26 का गुणा कर दीजिए तब एक पारसेक के बराबर होगा। ये बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो 3.26 लाइट ईयर यानी कि 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर, ये हो जाएगा इसका एक पारसेक वाला। अब इसमें से सर पूछा कौन सा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका प्रकाश वर्ष, इसको इसलिए हमने हाईलाइट भी कर दिया है। तो जब आप रिवीजन करना इन नोट्स की वजह से, तो ये हाईलाइट वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपको थोड़ा सा गौर करके चलना है। चलो अब हम एनसीईआरटी की पॉइंट देख लेते हैं। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो ध्यान रखना जो पारसेक है वो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 10 की घात -31 किलोग्राम है। जबकि सूर्य का द्रव्यमान कितना है, सूर्य का द्रव्यमान है 2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। हालांकि इतना डीपली अगर पूछेंगे तो डिप्टी जेलर में ही पूछेंगे, फॉरेस्ट और जेल पेहरी में इतना डीपली नहीं जाएंगे। फॉरेस्ट और जेल पेहरी में केवल यह आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चलो अब यहाँ पर हम विमीय विश्लेषण देखते हैं। देखिए विमीय सूत्र कई बार पूछा जाता है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि अगर इसकी इकाई पूछ लेंगे तो विमीय सूत्र नहीं पूछते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विमीय सूत्र हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, पढ़ रहे हैं तो भाई कवर ही कर लेते हैं। देखो तो विमीय सूत्र को हम MLT में काउंट करते हैं। अब ये MLT का मतलब क्या होता है, M का मतलब है मास यानी कि द्रव्यमान, L का मतलब है लेंथ यानी कि लंबाई, और T का मतलब है टाइम। इन तीनों पर ही MLT सूत्र बनता है, यानी कि इन तीनों पर ही विमीय सूत्र बनता है। ठीक है, चलो देखो
बीमी सूत्र बनाते कैसे? पहले ये लर्निंग ट्रिक याद कर लीजिए कि कुछ ऐसे बीमी सूत्र हैं जिनकी एक समान जो है सूत्र होता है, जैसे कि कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, बल आघूर्ण हो गया। इनका एक ही बीमी सूत्र है तीनों का, और वो क्या है? ml स्क्वायर टी माइनस टू। ml स्क्वायर टी माइनस टू, ये इन तीनों का बीमी सूत्र होता है, एक ही बीमी सूत्र है, ठीक है। और कौन सा पूछ लेते हैं, और आपसे बल का बीमी सूत्र बहुत पूछते हैं, तो बल का बीमी सूत्र भी आपको बता देते हैं, और इसको निकालते कैसे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, जिससे कि आप किसी भी जो आपका इकाई है उसका आप आराम से बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं भाई, बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है F बराबर एम ए। भाई गति का दूसरा नियम पढ़ा है ना, F बराबर एम ए, तो F बराबर एम ए। अब इसी में इसका मान रख करके हम इसका बीमी सूत्र बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। एम का मतलब है द्रव्यमान, ठीक है, और जो ए है इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा त्वरण। अब देखो, पहला स्टेप हो गया, हमने सूत्र लिख दिया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? एफ बराबर एम, यानी कि जो द्रव्यमान है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसको ऐसे रहने देना है, लेकिन जो आपका त्वरण है वो चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम में ये त्वरण चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी को हम अगर तोड़ेंगे तो किस में जाएगा? वेलोसिटी एल अपॉन टी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लंबाई बटे टेम्परेचर बराबर वेलोसिटी हो जाता है, और इसमें हमें टाइम का डिवाइड और देना पड़ता है, तो एक और टी यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? एल ऊपर हो गया और दो टी नीचे हो गए। अब इन दो टी को हम क्या करेंगे? एक साथ में अगर लिखना है तो क्या लिख देंगे? एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो एल पे घात एक है, टी पे घात दो है, लेकिन मेरे भाई ये टी जो है ना वो तो नीचे है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सूत्र तो सीधे सीधे एमएलटी में बनता है, अपॉन में नहीं बनता है। कोई दिक्कत नहीं है, जब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके ऊपर जो घात लगी है उसका चिन्ह बदल जाता है। ये क्या हो जाएगा? टी माइनस टू हो जाएगा। तो एम की घात एक हो गई, क्योंकि इसको तो मापते हैं 1 किलोग्राम ही मापेंगे, तो एम पे घात एक हो गई। एल तो ऑलरेडी था, इस पर घात एक थी, लेकिन ये टी ये वाला और ये वाला भी इसके नीचे आ जाएगा, तो दोनों मिलकर के टी स्क्वायर बन जाएंगे, लेकिन जब इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस के टू हो जाएगा। तो फाइनली जो फोर्स की विमा है, फोर्स का जो विमीय सूत्र है वो क्या बनेगा? m1 L1 T माइनस टू। अब ये कैसे बन गया? याद है ना? m1, क्योंकि m तो ऑलरेडी 1 ही था, ठीक है। एल हमने कहाँ से निकाल लिया? इस तरह से निकाला है, जब हमने त्वरण को तोड़ा है तो एल अपॉन टी इंटू टी बटे टी में ये टूटा है, ठीक है। तो एल जो था उसके ऊपर ऑलरेडी एक था, ये टी और टी मिलकर के दो टी बन गए, और इस टी को जब हम ऊपर ले गए तो ये माइनस के टू हो गए। हालांकि इसमें सबसे बढ़िया ये रहेगा इसके पछड़े में ना पड़े, केवल आप याद रखें ये चार ऐसे बीमी सूत्र हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ये जो आपका हमने अभी बल का बताया है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एनसीईआरटी की पॉइंट। एनसीईआरटी की पॉइंट क्या है? तो कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो बीमार रहित होती हैं, जिनके लिए बीमीय सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको हम स्थिरांक या फिर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि पाई हो गया, 1/2 हो गया, ये कांस्टेंट होता है, अब इसके लिए हम बीमीय सूत्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपेक्षिक घनत्व हो गया, विकृति हो गई, ठीक है। सूत्रों की सत्यता की जाँच, इसके सूत्रों की सत्यता की जांच करने के लिए बीमीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है कि भाई हम इस बीमीय सूत्र की जांच कैसे करेंगे, तो बीमीय विश्लेषण नामक प्रक्रिया से हम इसकी जांच कर सकते हैं। वैसे हमको जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जांच करने के लिए नहीं आएगा, डायरेक्ट पूछेंगे भाई बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, हम बता देंगे m1 L1 T माइनस टू हो जाता है सर। कोई पूछेगा कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, हम बता देंगे ml स्क्वायर T माइनस टू हो जाता है। कोई कहेगा ऊर्जा का, सबसे ज़्यादा ऊर्जा ही पूछा जाता है, ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है, हम कहेंगे सर ml स्क्वायर T माइनस टू। कोई कहेगा बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या होता है, तब भी हम यही बताएंगे ml स्क्वायर T माइनस टू मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो दूरी वगैरह के कैसे हम सूत्र को काउंट करते हैं, क्या होता है उसको भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि तो हल्का फुल्का रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, बाकी ये डिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, इनको हम अलग से डीपली पढ़ाएंगे, है ना, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो गति क्या होती है, तो गति के नियम होते हैं भाई, एक कोई चीज़ यहाँ से चल करके यहाँ तक गई है, अब वो कैसे गई है, कितनी तीव्रता से गई है, कितने समय में पहुंची है, उसको हम गति में काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, दोनों में अंतर आपको पहले पता होना चाहिए। हम यहाँ से चले, हाँ ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, हमको यहाँ तक पहुँचना है। अब हम चले अपनी गाड़ी लेकर के, ठीक है, पापा जी ने पेट्रोल भरा दिया बुलेट में बढ़िया से कि भाई तुम मतलब बेटा तुम यहाँ से ए से बी तक जाना है तुमको, और तुम्हारे साथ में एक कोई मित्र है, चाहे मित्र है या मित्री है जो भी है, तुम्हारे मित्र और मित्री ने कहा कि नहीं अपन चलेंगे तो तुम मुझे यहाँ से पिक करो और अपन घूमते हुए चलेंगे, बी तक तो पहुँचेंगे लेकिन घूमते हुए पहुँचेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे।
आपने कहा ठीक है, तो आप बुलेट लेकर के निकले भैया बढ़िया से लहराते हुए, यहाँ से आपने अपने मित्री को पिक किया और इस तरह से घूमते हुए, इस तरह से ये भाई ये पार्क और ये ग्वालियर का हजीरा और ये फूलबाग, ये बढ़िया घूमते हुए और फिर आप पहुंचे हैं बी पॉइंट पर। तो ये क्या हो गई, ये आपकी दूरी हो गई जो आपने मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी तय की। आप बाड़े से लेकर के सीधे फूलबाग होते हुए बढ़िया से घूमते हुए हजीरा पर पहुंचे हैं। ठीक है, ग्वालियर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें ग्वालियर की हमें पता है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई दूरी कि आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन पापा ने कहा सुनो ऐसा है, गाड़ी में लगा है सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, और तुमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। अब मित्री तुमसे कहे हमें लिवा लो, ना भैया पापा ने जीपीएस लगाया, साथ में सीसीटीवी कैमरा लगाया, मोबाइल में देख रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो तुम क्या करोगे, सीधे पॉइंट ए से चलोगे और सीधे स्पीड में जाते हुए पॉइंट बी पर पहुंचोगे। अब तुम एकदम सीधे गए हो, इस सीधी जो दूरी आप तय कर रहे हो इसी को हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो एक चीज जब डायरेक्ट दूरी को मापा जाए तो विस्थापन है, जब उसी दूरी को आप घूम फिर करके तय कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समय लगा रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, दूरी यानी कि डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, अब गति के नियम है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। पहला नियम है v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गति के नियम होते हैं, तीनों आपको ध्यान रखने। ठीक है, अब चलो, राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की राशियां होती हैं, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। एक स्केलर जो होती है आपकी स्केलर राशि होती है और इसे हम वेक्टर कहते हैं। अब स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले बात करेंगे स्केलर, जिसमें केवल परिमाण होता है, यानी कोई चीज अगर रखी हुई है जिसमें केवल, जैसे द्रव्यमान मान लीजिए कोई भी आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, तो ये आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसमें केवल परिमाण है, कोई दिशा नहीं है, किसी तरफ चल नहीं रहा है, ठीक है ना, किसी तरफ बह नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जैसा रखा है वैसा ही रखा रहेगा जब तक आप इसे ऊपर से कोई बल नहीं लगाएंगे। तो भाई जो चीज ऑलरेडी वैसे की वैसी रखी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी परिमाण तो होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है, उसको हम अदिश कहते हैं, स्केलर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। अगर हम वहीं सदिश राशि की बात करते हैं, वेक्टर की बात अगर हम करते हैं, इसमें क्या होता है, परिमाण भी होती है और दिशा भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन, दोनों चीजें होंगी। जैसे अब एग्जांपल से देख लीजिए, इसको भी छोड़िए, यहां देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान अगर लोटे में कोई चीज भर करके रखे हुए तो भाई वो वैसा ही रखा रहेगा जब तक आप उसमें से निकालोगे नहीं, है ना, तो वो क्या हो गया, उसमें परिमाण है, उसमें कोई दिशा नहीं है। ठीक है ना, वही जो जल है, जो आपने जल भर रखा है, वो किसी तरफ बहने लगे, किसी स्पीड किसी वेग से बहने लगे, तो अब इसमें क्या हो गया, द्रव्यमान तो है ही है लेकिन इसमें दिशा भी हो गई, अब ये किसी दिशा में चल रहा है। तो जब दिशा और द्रव्यमान दोनों चीजें मिल जाती हैं तो ये वेग हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलो अब देखो, चाल जो होती है, एक मिनट, चाल जो होती है इसमें भी केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है ना, उसके बाद में कार्य, कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें ही परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। और जो वॉल्यूम यानी जो आयतन होता है, ये भी आपका, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इनमें केवल परिमाण होता है और ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियां हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सदिश। सदिश में क्या क्या आ जाएगा, यानी कि वेक्टर में क्या क्या आ जाएगा, तो वेग यानी कि वेलोसिटी आएगा, बल यानी कि फोर्स आएगा। अब भाई कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका बैट रखा हुआ है, कौन सा बैट बन गया भैया कौन सा बैट बन गया, सचिन तेंदुलकर का भी तो बैट ना लग रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर अगर आप बल लगा रहे हो यानी कि आप इसको धक्का दे रहे हो, ठीक है ना, तो किसी दिशा की ओर ही तो धक्का दे रहे होगे, यानी द्रव्यमान तो ऑलरेडी इसमें था लेकिन आपने किसी दिशा की तरफ इसमें फोर्स लगाना चालू कर दिया, धक्का देना चालू कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि परिमाण तो था ही, आपने किसी दिशा में इसको जो है धकेलना चालू कर दिया, तो बल जो है वो एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर हो जाएगा। विस्थापन, भाई विस्थापन तो बताइए अभी आपको हमने, एक दिशा में ही तो जाओगे तुम, भाई पापा ने कहा है कि वहां पहुंचना है, तुरंत पहुंचना है, तो तुम एक दिशा में ही दौड़ते हो, तो ये जो विस्थापन होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। दूरी भी आपकी सदिश राशि हो जाएगी, लेकिन चाल सदिश राशि नहीं होती है, ये माइंड में रखना। चाल एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, दोनों में डिफरेंस आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए,
विस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक ही होगी। ये दूरी जो तुम तय कर रहे हो ना मित्री को बैठा करके मजे से, ये पूरी दूरी तय करने में तुमने कुछ समय लगाया है मेरे भाई, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका ऐसे ध्यान रखना, इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा, यानी आप मित्री को लेकर के जा रहे हो, इतना जितना ज़्यादा आप घुमाओगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशन पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो विस्थापन है वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, ये हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा जितना ज़्यादा घुमाओगे। अब ये मत कहना सर ये क्या सिखा रहे हो, अरे भाई थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए, है ना। तो ये आपको केवल याद रखने के लिए सिखा रहे हैं। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है। ऑप्शन दे रखा है भाई, विस्थापन दे रखा होगा, ठीक है ना, और चाल दे रखी होगी, दूरी दे रखी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन शून्य ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चलो, एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाल स्थिर होती है, लेकिन वेग लगातार बदलता रहता है दिशा बदलने के कारण। अब ये एक समान वृत्तीय गति क्या है, जैसे सूर्य की चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है, तो ये ऐसे ही चक्कर लगाती रहेगी, यानी इसमें चाल स्थिर होती है, एक निश्चित चाल से ये चल रही है, एक निश्चित दूरी को ये निश्चित समय में तय कर रही है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सूरज की अगर ये चक्कर लगा रही है तो अपना पथ कभी नहीं बदलती है, ऐसे ही चक्कर लगाती रहेगी, हमेशा दूरी समान रहेगी, समय लगेगा और चाल जो है वो आपकी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी गति से वो चक्कर लगाती रहेगी, लेकिन वेग लगातार बदलता रहता है, ठीक है ना। दिशा बदलने के कारण भाई इधर ऐसे आई, ठीक है, फिर इस तरह से चली गई, तो ये वेग आपका चेंज होता रहेगा, लेकिन दूरी उतनी ही तय करेगी जितनी उसको तय करनी है, ठीक है ना। तो वेग चेंज हो सकता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति की बात की जा रही है, यानी कि जब लगातार चीज घूम रही है तब की बात की जा रही है। तो ऐसे में ध्यान रखना कि चाल हमेशा स्थिर रहेगी, लेकिन वेग लगातार बदलता रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो गति का रिवीजन हो जा रहा है यहाँ तुम्हारा, ठीक है ना। गति के नियम होते हैं। प्रथम नियम होता है गति का, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है। इसका एग्जाम्पल ये गिलास वाला सिक्का वाला बार बार पूछते हैं कि भाई एक कागज रखा है, उस पर सिक्का आपने रखा है, आपने कागज को खींच लिया, सिक्का नीचे गिर गया, किस वजह से गिरा, तो ध्यान रखना ये है गति का प्रथम नियम, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। द्वितीय नियम होता है F बराबर ma, जिसे हम संवेग कहते हैं, और ये अभी हमने आपको कराया ही, F बराबर ma वाला भी करा के आ रहे हैं ना। तो ये बॉल को कैच करने वाला जो नियम है, पूछते हैं बॉल को अगर कोई खिलाड़ी कैच कर रहा है तो इस पर कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, तो गति का द्वितीय नियम फॉलो हो रहा है। उसके बाद तृतीय नियम बहुत पूछा जाता है कि भाई एक्शन रिफ्लेक्शन का जो नियम होता है, एक्शन रिएक्शन का, वो कौन सा नियम है, वो गति का तीसरा नियम है, जिसकी मदद से ये जो रॉकेट है ये ऊपर की ओर जाता है। रॉकेट नीचे की ओर फोर्स लगाता है, नीचे से पृथ्वी इस पर फोर्स लगाती है और रॉकेट ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है ना। तो इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का बल या फिर एक्शन रिएक्शन का बल भी कहते हैं। ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, हालांकि इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो अब कोर कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कोर कॉन्सेप्ट क्या है, संवेग जो मोमेंटम होता है वो, यानी उसे हम p से दर्शाते हैं, और m v के बराबर होता है, यानी कि जो आपका द्रव्यमान है और वेग है इसके गुणनफल के बराबर संवेग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बल जो होता है ये F बराबर ma होता है, दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। संवेग और बल का सूत्र क्या होता है, ये मोमेंटम हो गया, P बराबर m इंटू v हो जाएगा। यहाँ पर वेग होता है और यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है भाई, यहाँ पर वेग रहेगा ध्यान रखना, और यहाँ पर त्वरण रहेगा। इस वजह से इसके सूत्र को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका जो सूत्र है वो चेंज थोड़ा सा हो जाता है। चेंज में क्या हो जाएगा, जो संवेग होगा उसका सूत्र kg इंटू m पर m मतलब मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वहीं पर जो फोर्स है, एक्सेलरेशन इसमें लग रहा है, इस वजह से इसका सूत्र किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, डबल एस हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। लर्निंग ट्रिक क्या है, तो ऐसे ध्यान रखना है, फोर्स बराबर ma, ठीक है, यानी कि द अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स, जो माँ का फोर्स होता है, ऐसे याद रखना, माँ का जो फोर्स होता है वो अल्टीमेट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है। माँ अगर याद करती है तो बच्चा अपने आप माँ की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेट फोर्स होता है, यानी बहुत तगड़ा फोर्स होता है। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा कि माँ वाला जो फोर्स है ये ज्यादा होता है, इसलिए इसमें एक एस ज्यादा आ जाता है, और जो संवेग वाला P बराबर m भी होता है इसमें एक एस कम रहता है। तो ऐसे भी आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है, और इसके अलावा क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय जो हाथ पीछे खींचता है वो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए और बल को घटाने के लिए पीछे खींचता है। अगर ये डायरेक्ट ऐसे ले लेता, यानी कि हाथ पीछे नहीं खींचता, तो पहली बात इसके हाथ में चोट लग जाती, दूसरी बात कैच भी छूट जाता, ठीक है ना, क्योंकि ये फोर्स वापस से
उस पर बॉल पर लगता और बॉल छिटक जाती। लेकिन इसने क्या किया, बॉल आ रही थी तो इसने समय बढ़ा दिया, ठीक है ना, यानी बॉल आओ बेटा आराम से आकर के हाथों में आ जाओ, कैच कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है ताकि संवेग परिवर्तन की दर कम हो सके और बल घटे और समय ज्यादा लगे, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि क्रिकेट के खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है, तो ध्यान रखना संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए अपने हाथों को पीछे खींचता है। एमपीएसआई में अभी पूछा गया है। हालांकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना तो आप आराम से देखेंगे 50 एमसीक्यू में वो सारी चीजें कवर कर लेंगे जो इस टॉपिक से आई होंगी एपटेक में। चलो अब गुरुत्वाकर्षण के नियम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये अपना मून हो गया। तो पृथ्वी मून पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, मून पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। तो हर चीज एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और इन सब पर कौन लगा रहा है, तो इन सब पर जो है वो फोर्स कौन लगा रहा है, तो वो लगा रहा है सूरज, ठीक है ना। तो सूर्य इन सब पर फोर्स लगा रहा है। अब जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से की खोज कैसे हुई थी, न्यूटन महोदय बैठे हुए हैं, ऊपर से सेब नीचे गिरा, इनने कहा ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो फिर वहां से इनके दिमाग में चीजें घूमी और फिर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हो गई थी। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई थी, ठीक है। अब ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है, इसको ध्यान रखना है। एच टी जैसे ही पूछते हैं, F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ऐसे का ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, तो F बराबर जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान रखना है। चलो, और जी वर्सेज छोटा जी यानी कि छोटा जी बड़ा जी, ये जो है कैपिटल जी है और ये जो है स्मॉल जी है, इसमें क्या अंतर होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बड़ा वाला जी होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी कि सार्वत्रिक नियम होता है। ये जो कैपिटल जी दिखाई दे रहा है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है, 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह ये समान रहेगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है, यानी कि ये सार्वत्रिक नियम है। कहीं पर भी चले जाओ, सूरज पे चले जाओ तो ये ऐसे रहेगा, चंद्रमा पर चले जाओ तो ऐसा रहेगा, पृथ्वी पर चले जाओ तो ऐसा रहेगा। लेकिन जो जो स्मॉल जी है ना, इसका जो मान है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसी की वजह से जो अपना भार होता है वो चंद्रमा पर कम होता है, पृथ्वी पर ज्यादा होता है, ठीक है। किसकी वजह से, स्मॉल जी की वजह से। इसे हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेरियस बाय लोकेशन, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग होता है, ठीक है। जीरो कहां पर होता है, कई बार पूछा गया है कि स्मॉल जी का मान शून्य कहां पर होता है, तो ये अर्थ के सेंटर पर यानी कि पृथ्वी के केंद्र में यह मान शून्य हो जाता है। यही प्रश्न अभी पूछा गया था यूपीएसआई के एग्जाम में और यही प्रश्न पूछा गया था आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत पहले, यानी कि इसी वाली भर्ती में जो आपकी 2025 वाली हुई, जिसका रिजल्ट अभी आया है, ठीक है। तो स्मॉल जी का मान सेंटर पर सबसे कम यानी कि शून्य होता है। चलो, द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। द्रव्यमान अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कोई भी चीज अगर रखी हुई है तो वो उसका जो जितना अमाउंट में वो रखी हुई है ना, वो उसका द्रव्यमान होता है। कितनी बड़ी हुई, जैसे ये सेब है, तो ये सेब का जो आकार है ना वो इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अभी हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं, जो द्रव्यमान होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह समान रहेगा। ये जो सेब है ना, इसको आप चंद्रमा पर लेकर के चले जाइए, ये ऐसे का ऐसा गोल है तो भाई गोल ही रहेगा, लेकिन जो इसका भार है वो चेंज हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर यहां पर वो 1 किलोग्राम का है तो वहां पर वो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी नहीं बदलता है, जबकि जो भार होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। अब यहां पर देख लेते हैं, भार जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी जिस फोर्स से हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं वही तो बल है भाई। अगर हम यहां पर खड़े हुए हैं, ये देखो जैसे हमारे ये पैर हैं, ठीक है ना, हमारा ये बढ़िया चेहरा है भाई, ठीक है। अब हम जिस फोर्स से पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, जिस फोर्स से पृथ्वी हमको खींच रही है, यही क्या होता है, यही उसका भार होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, अलग अलग जगह पर चेंज होती रहती है। अगर यहाँ पर हम 60 किलो के हैं तो मेरे भाई चंद्रमा पर हम 10 किलो के ही रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन हमेशा भार की यूनिट होती है, किलोग्राम द्रव्यमान की यूनिट होती है। अपन वो गलत बोलते हैं कि मेरा सिलेंडर 14 किलोग्राम का है, नहीं भैया वो 14 न्यूटन का है, ठीक है ना। वो आप उसका मास बता रहे, जो बाटला है ना वो बाटला बता रहे हैं आपकी भाई, बाटला तो वो बेलनाकार है, ठीक है ना, तो वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। चलो
अब देखते हैं की पॉइंट एनसीईआरटी देख लीजिए। हल्की और भारी वस्तुएं निर्वात में समान त्वरण से गिरती हैं। ये रॉबर्ट बॉयल का सिक्का और पंख पर प्रयोग किया गया था। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, निर्वात में उन्होंने एक सिक्के को फेंका जिसका वजन ज्यादा था, एक पंख को फेंका जिसका वजन बिल्कुल भी बहुत कम था। दोनों चीजें निर्वात में जब नीचे पहुंची तो एक ही समय पर पहुंची। यहां से ये पता चल गया कि भाई निर्वात में जो है ना, हल्की और भारी वस्तुएं निर्वात में समान त्वरण से गिरती हैं, यानी उन पर जो फोर्स है वो एक समान लगता है, क्योंकि निर्वात में फोर्स लगता ही नहीं है। ठीक है ना, तो दोनों चीजें एक ही टाइम पर नीचे गिरी थी। ये रॉबर्ट बॉयल का सिक्का वाला नियम है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। जैसे 60 किलोग्राम है तो 1/6 कर लीजिए, चंद्रमा पर आपका वजन 10 किलोग्राम होगा। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें और है, इनको भी देख लीजिए। देखो, तो ये है स्थितिज ऊर्जा और ये है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा क्या है, ये देख लीजिए। गतिज ऊर्जा मतलब कि आप किस स्पीड से कोई गति आप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा, यानी इस स्पीड से आप जा रहे हैं। लेकिन ये अगर ये जो गाड़ी चल रही है, ये यहाँ से ऊपर की ओर जा रही तो एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ से नीचे की ओर आ रही है तो वो भी एक फोर्स लग रहा है। ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो लिफ्ट में स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये होती है गतिज ऊर्जा, जिस गति से गाड़ी आगे की ओर जा रही है। हालांकि स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और ये सब हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो अभी केवल एक रिवीजन टाइप का हो जा रहा है। एक आपको मतलब फिजिक्स की पहली क्लास है, तो एक आपको थोड़ा सा परिचय करा दे रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ये पहली क्लास में आपका एक परिचय हो जा रहा है। अब आपका सपोर्ट रहेगा तो चीज़ें इसी तरह से आगे आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब कार्य को देख लेते हैं, कोर डेफिनेशन। कार्य की कोर डेफिनेशन क्या होती है, तो W बराबर F.S cos थीटा, ये इसका एक सूत्र होता है। इसकी यूनिट जूल होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। अब इसका भाई द्रव्यमान कम करेंगे, वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, वेग कम करेंगे द्रव्यमान कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना बढ़ जाएगी, वो सब हम करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा को ध्यान रखिए, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम mgh से काउंट करते हैं, इसका सूत्र mgh होता है। शक्ति यानी पावर, पावर का सूत्र W/T होता है, जिसे हम वॉट में नापते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अभी एक सरसरी निगाह में देख लेना है, बाकी डिटेल में तो हम आपको कराएंगे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, ये भी आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसको भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, ये कई बार पूछा गया। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है, जिसे हम एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर कहते हैं, जो कि 746 वाट के बराबर होता है। ये तो आपने कोई भी एग्जाम दिया हो, रेलवे का एग्जाम दिया हो, एमपी का एग्जाम दिया हो, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको अलग से जो है अपने किताबों में बताया है। तो वो एनसीईआरटी का मैटर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। 1 मिनट। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका ओम्स का नियम। ओम्स का नियम किस तरह से कार्य करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। द वाटर पाइप एनालॉजी। अब ये ओम का नियम इन्होंने जो है एक वाटर पाइप एनालॉजी से समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि यहाँ पर एक टंकी रखी हुई है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए, वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ से ये पानी नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ पर एक टोंटी भी लगी हुई है, तो दोनों तरफ से पानी जा रहा है। अब ये जो टोंटी वाला पानी है बहुत तेजी से जाएगा, है ना, क्योंकि छोटे से अगर छेद होल कर देंगे तो पानी तेजी से स्पीड के साथ में निकलता है। तो ये हो गया इसका विद्युत धारा, यानी कि ये हो गया करंट। ठीक है, अब ये पानी करंट वाला भी आ रहा है, ये यहाँ से पानी आ रहा है। अब आप इसमें इस जो पाइप है इसको दबा दो। दबाने पर क्या होगा, ये यहाँ से जो आपका करंट जा रहा था वो बहुत कम मात्रा में आगे की ओर जा पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये जो हमने दबाया है ना, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, इसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा, किसी भी चीज़ को रोकना। यही काम हम कहाँ पर करते हैं, इस वाले सर्किट में भी हम यही काम करते हैं। विद्युत धारा को रोकने के लिए हम यहाँ पर प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध लगाते ही ये जो विद्युत धारा है वो हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो वो यही आपका जो है ओम्स का नियम कार्य करता है। ये स्विच हट जाता है तो बल्ब बंद हो जाता है, स्विच गिर जाता है, प्रतिरोध हट जाता है तो बल्ब चालू हो जाता है, प्रतिरोध लग जाता है तो बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सूत्र याद रखना, VI बराबर IR², ये ओम्स का नियम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछते हैं, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। प्रतिरोध, और जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, बाकी हम जब डिटेल में कराएंगे तो आराम से इसको और अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, तो बस अभी हम फिलहाल बात कर रहे थे यूनिट पर और मापन पर ही बात कर रहे थे। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। और प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, ये भी ध्यान रखना।
अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये देख लीजिए, मूविंग जो आपका एलिमेंट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि ये फिर बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा ना। अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन एक साथ में कवर करेंगे, है ना। नहीं तो छोड़ थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर अपन देख ले रहे हैं क्या। चलो देख लेते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ये, और ये विद्युत चुंबक होती है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये जो क्षेत्र लगाया जा रहा है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। इसमें क्या हुआ है कि यूनिट और मापन को बताने के लिए जितने भी आपके मतलब कि फिजिक्स में जितने भी आपके टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक की यूनिट और इकाई को हमने एक साथ में कवर कर लिया है। तो भाई यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता भी दिया है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, या फिर वेबर मीटर स्क्वायर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव में जाकर के विलीन हो जाती हैं। ठीक है। ये इसी तरह चलती रहती हैं, उत्तरी से निकलेंगी दक्षिणी में विलीन, उत्तरी से निकलेंगी दक्षिणी में विलीन। तो इस तरह का एक एक यहाँ पर चक्र बन जाता है। ठीक है। और आप देखो, जो विद्युत मोटर है ना, ये विद्युत मोटर जो है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं पर ही विद्युत मोटर कार्य करती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, एक एक जाती है, एक आती, एक जाती, एक आती, इस तरह से ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर एक सरसरी निगाह में अपन इसकी एसआई यूनिट को देख लेते हैं, और कितने प्रकार के जो आपकी क्वांटिटी होती है उनको भी देख लेते हैं। जैसे बल हो गया, फोर्स, जिसका एसआई यूनिट न्यूटन होती है, डायमेंशन ml/t-2 होता है। कार्य जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, इसका जूल होता है, ml/t-2 होता है। दाब जिसे हम प्रेशर कहते हैं, इसका पास्कल यूनिट होती है, सूत्र इसका ml-1 t-2 होता है। शक्ति जिसे हम पावर कहते हैं, इसको वॉट में मापा जाता है, ऐसा यूनिट वॉट होती है, और ml/t-3 इसका सूत्र हो जाएगा। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है इसको कूलाम में मापते हैं, और a⁻1 t⁻1 ये इसका सूत्र हो जाएगा। विभवांतर पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है इसको वोल्ट में मापते हैं, ml/t-3 a-1 हो जाएगा। आवृत्ति जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हर्ट्ज में मापा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। ठीक है। इसका विमी सूत्र हालांकि नहीं पूछते, लेकिन इकाई पूछते हैं, तो ये t-1 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसे टेस्ला में मापा जाता है, mt-2 a-1 इसका भी सूत्र हो जाएगा। ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। अब की पॉइंट देखिए, हमेशा मात्रक और विमा को रटने की बजाय सूत्र यानी फॉर्मूला से निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। चलो, बाकी आप इसको देख लेना। इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो भी हम आपको बता दें। एक तो बल हो गया, ठीक है, एक कार्य और ऊर्जा हो गई, और एक पास्कल इसकी यूनिट पूछी जाती है, मतलब सूत्र नहीं पूछते हैं, यूनिट पूछते हैं। आवृत्ति की यूनिट पूछते हैं, ठीक है ना, और शक्ति की यूनिट पूछी जाती है, वॉट कई बार पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की जो है आपका तीव्रता पूछ सकते हैं, इसका टेस्ला मतलब की यूनिट भी पूछते हैं, और इसका विमी सूत्र भी पूछा जाता है। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। यहाँ पर आपकी ये पहली क्लास समाप्त होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिन लोगों ने एमपी पुलिस का नोट्स लिया था, यहाँ पर अच्छी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अभी फाइनल रिजल्ट आया है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप में ये शामिल थी। जो नोट्स लेते हैं उनको ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। इसी तरह से हमने डिप्टी जेलर और फॉरेस्ट गार्ड का भी नोट्स ग्रुप बना दिया है। जब आप नोट्स लेंगे तो नोट्स लेने के साथ साथ में आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसी ग्रुप से 95% लोगों का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, क्लियर हुआ था, फिजिकल उन्होंने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं काजल जी, इन्होंने तुरंत हमारे पास मैसेज किया कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, फाइनली हम एमपी पुलिस कांस्टेबल बन चुके हैं। तो हमने इनको बधाई भी दी थी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, ये है रचना नामदेव, और इन्होंने भी तुरंत हमको मैसेज किया, हमने यहाँ पर रिप्लाई भी किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। अब ये इनका आप स्कोर कार्ड भी यहाँ पर देख सकते हैं, 161 नंबर इनके आए हैं। इनकी सेकंड रैंक है, ओवरऑल इनकी 8th रैंक है। जब आप टॉपर की लिस्ट देखेंगे तो 8th रैंक पर है ये। रचना नामदेव इनका नाम है। यहाँ पर आप देख लीजिए बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। ये रचना नामदेव दिखाई दे रहा है आपको, और ये इनकी सेकंड रैंक लगी हुई है। तो जो लोग भी हमारे हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, जो हम नोट्स दे रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, क्विज करा रहे हैं ग्रुप में, उसको आप अच्छे से क्विज अटेंड कर रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा भैया क्वेश्चन? क्योंकि हम एमपी ईएसबी एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न को पकड़ते हैं। अभी क्या पूछा गया है, अभी इससे पहले हमने जो है जो आपकी मॉक टेस्ट नंबर 4 है, शायद मॉक टेस्ट नंबर जो 4 है उसमें हमने कौन से क्वेश्चन कराए हैं पता है? अभी आपका 24 मार्च, अभी कुछ दिन पहले ही 24 मार्च को एग्जाम हुआ था एमपी एएसआई कंप्यूटर और हेड कांस्टेबल का। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो हमने अगले दिन ही मॉक टेस्ट नंबर 4 में दे दिए थे। अब इतना लेटेस्ट कौन पढ़ा पाएगा, है ना? जो लगातार प्रयास करता रहेगा और वही आगे जाकर के सिलेक्शन लेगा। और हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको एकदम लेटेस्ट कंटेंट से रूबरू करवाएं कि भाई लेटेस्ट पैटर्न में चल क्या रहा है। और इसी प्रकार के हमने सारे नोट्स तैयार किए हैं, एकदम अपडेटेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप वही नंबर, वही है 705254
7003। इस पर आपको व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर लेना है। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पाए इसी पर मैसेज करना, फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपने नोट्स प्राप्त कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना ज़्यादा लाइक शेयर रहेगा उसी हिसाब से आपकी अगली क्लास आएगी। ठीक है, कमेंट कर देना प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।